हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअली वही सब क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं सब सेम कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस आप रेगुलर अपने टारगेट्स में, सक्सेस मैग्नेट में और टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आज हम रेफरेंसेस के साथ इस वीडियो में देखेंगे कि 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे क्या उसी कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस इन सब सोर्सेज में है। सो लेट अस टेक दैट। सो ये हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, इसको पहले हम समझते हैं क्या इसमें पूछा है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो बॉल फ्रॉम लोकेशन 0,0 ओके इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with an initial speed v naught at an angle theta naught. So initial speed v naught at an angle theta naught, यहाँ से हमने उसको थ्रो किया है. From the ball is to be hit by a stone which is thrown at the same time from location L,0. Here is this L,0. Okay, the stone is thrown at an angle 180 minus theta 1. It means this angle is theta 1 from the positive x-axis with a suitable initial speed. Let us take some speed v is there. Okay, for a fixed v naught, when theta naught theta 1 is 45, the stone hits the ball after time t1. When theta naught theta 1 are 60, the time is t2. We have to find the ratio of t1 by t2. Okay, तो दोनों हिट करने चाहिए, हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटीज लिखता हूँ। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट साइन थीटा नॉट एंड दिस इज v नॉट कॉस थीटा नॉट. सिमिलरली दिस इज v साइन थीटा, दिस इज v कॉस ऑफ थीटा. ओके, सो हिट करने के लिए सर्टेनली जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दोनों की वो सेम होनी चाहिए. ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. अगर दूसरे तरीके से मैं बोलूँ रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से कि भाई बॉल के रेस्पेक्ट में स्टोन की वर्टिकल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी तो हिट करेगा. इट मीन्स v नॉट साइन थीटा नॉट हैज़ टू बी इक्वल टू v साइन थीटा. दूसरा, अब जब ये हिट करेगा, ये डिस्टेंस हमें पता है L. सो बॉल के रेस्पेक्ट में स्टोन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v नॉट कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट प्लस v कॉस थीटा, ऐसे मूव कर रहा है. और डिस्टेंस कितना कवर करना है L. सो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ कोलिजन विल बी along x axis the total distance divided by the total velocity. Okay, that will become v cos theta plus v naught cos theta naught. ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, ठीक है. थीटा 1 थीटा 2 45 दिया है और v को आप पुट कर सकते हैं यहाँ से. ओके, और फिर आप t1 निकाल सकते हैं. सिमिलरली 60-30 पुट करके फिर आप t2 निकाल सकते हैं और फिर आपको t1 बाई t2 का रेशो निकालना है. दिस इज़ वन क्वेश्चन, ठीक है. अब ऐसा ही क्वेश्चन कहाँ पे है, ये व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है हमारे टारगेट में. ओके, एंड दिस इज स्टेप 3 एक्सरसाइज फॉर जेईई एडवांस. क्या क्वेश्चन है इसको पढ़ लेते हैं. क्या दिया है यहाँ पे, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. एट द सेम टाइम second particle b is projected in opposite direction with initial speed of 50 meter per second from a point at a distance 100 meter. अब ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 100 मीटर है, दोनों की स्पीड आपको दे रखी है. ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी. प्रोजेक्शन ऑफ बी का एंगल क्या होना चाहिए, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए बिकॉज रिलेटिवली दोनों की वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है विद रिस्पेक्ट टू वन पार्टिकल. इफ यू सी, सो वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए बिकॉज दे नीड टू बी एट द सेम हाइट फॉर कोलिजन. सो 60 sin 30 हैज़ टू बी 50 sin ऑफ अल्फा. 60 sin 30 हैज़ टू बी इक्वल टू 50 sin ऑफ अल्फा. ये चीज़ तो सेम है जो कि हमने यहाँ पे लिखा था. नेक्स्ट इज टाइम व्हेन कोलिजन टेक प्लेस. टाइम क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में आप मोशन को देखिए रिलेटिवली, टोटल डिस्टेंस 100 है,
divided by total relative speed with respect to A, you can see B, so that will become 50 cos of alpha plus 60 cos of 30. This becomes the time. This is the same thing जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी. So the point is, अगर आपने सपोज टारगेट को अच्छे से सॉल्व किया है, स्टेप 3 एक्सरसाइज आपने सॉल्व की है, तो फॉर श्योर ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. अ चार्ज इज कैप्ड at the central point P of a cylindrical region. The two edges subtend half angle theta, okay, at P. यहाँ पे ये हाफ एंगल आपको थीटा दे रखा है. When theta is equals to 30, the electric flux through the curved surface of the cylinder is, इस कर्व्ड सरफेस की बात की जा रही है, जो ये वाला कर्व्ड सरफेस है, ओके, is 5. If theta is equals to 60, the electric flux through the curved surface is 5 by n. We have to find the value of n. ओके, सो इस टोटल सिलेंडर से अगर आपसे पूछा जाए कितना फ्लक्स होगा, तो आप बोलेंगे टोटल फ्लक्स तो होगा Q by एप्सिलॉन नॉट. अगर इसमें से मैं इस सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है और उतना ही नीचे वाले सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो आ जाएगा यहाँ से हमारा कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स है. ओके, सो माइनस 2 इंटू, एंड लेट अस टेक कि इस फ्लक्स को हम बोल रहे हैं फाई डैश. सो 2 इंटू फाई डैश. अब फाई डैश कैसे निकालना है, फाई डैश कैसे निकालना है. अब ये एक तरीके से डिस्क है आपकी, ओके, ये आपका पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ये हाफ एंगल आपको दे रखा है थीटा. अब आपको बताना है कि इसकी वजह से इस डिस्क में से और इस सर्कुलर रीजन में से कितना फ्लक्स पास होगा. कैसे निकालेंगे, उसका सॉलिड एंगल हम निकाल लेंगे. जो फ्लक्स है टोटल 3D में अगर हम देखें तो 4 पाई सॉलिड एंगल है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. इसका सॉलिड एंगल हम देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है. ओके, इसका सॉलिड एंगल कैसे हम लिखेंगे, दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ये इसका सॉलिड एंगल है. टोटल सॉलिड एंगल कितना, 4 पाई. दिस रेशो इंटू द फ्लक्स Q by एप्सिलॉन नॉट. इतना फ्लक्स इससे पास हो रहा है. अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सिंपली हमें कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो हमें निकालना आ गया है यहाँ से. सो दिस इज़ द कंसेप्ट. ठीक है, अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं. एक बार थीटा 30 आपको लेना है, एक बार थीटा आपको 60 लेना है, और फिर सॉल्व हो जाएगा, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी. अब ऐसा ही क्वेश्चन, दिस इज़ आवर टारगेट, ओके, 1 क्लास 12th. और इस टारगेट में सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं बोलूँगा मैं. अब कोई स्टूडेंट कह सकता है सेम तो नहीं है, सर्टेनली सेम तो नहीं है. यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे बस एक डिस्क दे रखी है, हाँ, फ्लक्स थ्रू द डिस्क हमें पूछा गया है. अब वही तो हमने यहाँ पे किया है, हमने इस डिस्क से फ्लक्स निकाला है, और फिर दोनों डिस्क की वजह से जो फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है. दैट बिकम्स द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस. अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया है, डिस्क में से फ्लक्स निकालना आता है, तो उसमें से वो आसानी से वो कर सकता है दूसरा क्वेश्चन. इजंट इट क्वाइट सिंपल, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो पॉइंट ये है कि अगर आप रेगुलर जो हमारा जो कोर्स मटेरियल होता है उसका अगर आप सॉल्व करते हैं, तो फॉर श्योर कंसेप्चुअली आप हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. नाउ एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज temperature dependent and is given by formula. The specific heat capacity is given as C is equals to K into T. Okay, where K is the constant of suitable dimensions in SI units, T is absolute temperature. If the heat required to raise the temperature of 1 kg of substance from minus 73 to plus 27 डिग्री सेल्सियस is Nk, find the value of N. अच्छा, अगर टेम्परेचर हमारा dt चेंज होता तो आपको dq हीट देना पड़ता है, एंड dq हम बोल देते हैं दैट इज m इंटू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू dt. ऐसे हम बोलेंगे. अब वैल्यूज़ पुट करते हैं पहले हम यहाँ पे. सो dq इज इक्वल टू मास इज 1, c इज सम कांस्टेंट k इंटू t. ओके, k की k इज मेंशन्ड एज दैट k इज सम कांस्टेंट, ओके, इंटू dt. हमें टोटल हीट निकालनी है, सो इंटीग्रेटेड.
टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अब इसको हमें ऐसा यूनिट्स में पुट करना है, सो विल कन्वर्ट दैट टू केल्विन। सो दिस इज -73, सो दैट इज 200 केल्विन, टू प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन. So we'll say the temperature goes from 200 Kelvin to 300 Kelvin, and we'll solve this. Okay, this is K. We'll solve this. हमारे पास यहाँ से हीट आ गया. Okay, अब ऐसा ही क्वेश्चन, दिस इज 11th क्लास टारगेट 5, और क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए. द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस एट टेम्परेचर T degree Celsius is this, isn't it? This is temperature varying. T is the temperature in degree Celsius that is mentioned there. Okay, so it is varying like this. The amount of heat required to raise the temperature of m gram of substance from 0 to T degree Celsius will be same. Specific heat capacity दे रखी है, dq हम लिखेंगे that is mass m into s. S is AT square plus BT प्लस C इंटू डी टी. यहाँ पे टेम्परेचर के लिए स्मॉल t हम यूज़ कर रहे हैं, एंड देन विल इंटीग्रेट इट. ओके, यहाँ पे दिस T डिग्री सेल्सियस. ओके, सो वी विल पुट इन डिग्री सेल्सियस ओनली, दैट इज फ्रॉम 0 to T नॉट, एंड विल सॉल्व दिस, इजंट इट. अगर किसी स्टूडेंट ने टारगेट अच्छे से सॉल्व किया है तो उसने ये क्वेश्चन किया होगा फॉर श्योर. सो ये कंसेप्ट उसको पता है कि अगर मान लो टेम्परेचर वेरिंग होता है, सो हाउ वी टेम्परेचर वेरिंग स्पेसिफिक हीट है, देन हाउ वी राइट डी क्यू, एंड देन हाउ वी राइट द टोटल हीट रिक्वायर्ड. सिंपली इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं. लेट अस सी फ्यू मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है यहाँ पे. अ थिन stiff insulated metal wire is bent into circular loop with its two ends extending tangentially from same point of the loop. The wire loop has mass m, radius r, and it is in uniform vertical magnetic field B naught as shown in the figure. Okay, यहाँ पे है ये loop. Now, initially it hangs vertically down because of acceleration due to gravity on two conducting supports P and Q. Okay, when a current I passes through the loop, let us take current is passing, I am taking outside magnetic moment, so let us take the current is passing like this, doesn't matter, that's just for visualization. Okay, initially it hangs vertically, okay, acceleration g in the downward direction on two conducting supports P and Q. When current I passes through the loop turns about line PQ by an angle theta. Okay, now when the currents comes in picture, it has a magnetic moment. Magnetic moment है इसका किस डायरेक्शन में? आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक मोमेंट है. मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, सो इस पे एक टॉर्क होगा ऐसे, तो ये लूप ऐसे जाने की कोशिश करेगा, ऐसे जाने की कोशिश करेगा. एंड देयर इज टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हो कि जब ऐसे कुछ ये लूप बनेगा, सो ग्रेविटी इज देयर. ओके, सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज trying to rotate it in this sense is equal to the torque due to magnetic field, जो कि उसको ऐसे रोटेट कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे हमें मेंशन कर रखा है व्हाट इट इज मेंशनड. ओके, दैट थीटा वी हैव टू फाइंड, वही हमें निकालना है. तो दोनों टॉर्क को हम इक्वेट कर देंगे. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क होगा और जो ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क होगा उसको हम इक्वेट कर देंगे. अब उसका साइड व्यू देखिए आप, ये हमारा साइड व्यू है, ये लूप है ऐसे. ओके, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है. ओके, ऑन टू कंडक्टिंग सपोर्ट्स, ओके, द लूप टर्न्स अबाउट लाइन पी क्यू बाय एन एंगल थीटा. ओके, सो थीटा उसने टर्न किया है. मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है ऐसे. सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दिखाएंगे. ठीक है, अब दोनों की टॉर्क को हम इक्वेट कर देंगे. सो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखता हूँ दैट इज एम बी इंटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मोमेंट. सो क्या है वो एंगल? ये एंगल थीटा है. सो एंगल थीटा है, सो ये एंगल जो होगा दैट इज 90 माइनस थीटा. ओके, सो एम बी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. ये टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एम जी. ओके, टॉर्क ड्यू टू एम जी क्या होगा? हम इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं. ओके, सो वी विल टेक दिस कंपोनेंट इनटू आर. सो व्हाट इट इज, दिस इज एंगल थीटा,
so this angle is theta, this is 90 minus theta, so this is mg sin theta, so mg sin theta into r. ओके और यहाँ से 90 माइनस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, सो एम बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन थीटा इंटू आर, और यहाँ से हम कह सकते हैं टेन थीटा कम्स आउट टू बी एम बी बाय एम जी इंटू आर. ओके और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट को पुट कर देते हैं, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. रेडियस को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, रेडियस इज स्मॉल आर, एक्चुअली मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है, सो इसको स्मॉल आर कर लीजिए. रेडियस इज स्मॉल आर. मैग्नेटिक मोमेंट को मैं लिखूँगा एरिया इंटू द करंट, सो पाई आर स्क्वायर इंटू आई इंटू बी, लाइक दिस विल राइट. ओके डिवाइडेड बाय एम इंटू जी इंटू आर. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया आर हमारा, सो आई कैन से इट कम्स आउट टू बी 10 इनवर्स ऑफ पाई आर इंटू आई इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाय एम जी. ओके विच वन इज दिस, या ये ऑप्शन आ रहा है ना, सो दैट इज पाई आर बी नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय एम जी. ओके नाउ सिमिलर क्वेश्चन इसका हम देखते हैं. सो ये हमारा टारगेट 2 क्लास 12 चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे टॉर्क इज देयर, मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, उसी की तरह. ओके टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए. नाउ द पॉइंट इज, अगर आपने ये क्वेश्चन किया है, आपको कंसेप्ट पता है कैसे करना है, सो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. ओके सो कुछ और क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहाँ पे. ये क्वेश्चन देखते हैं. अ सोर्स एस of sound has frequency 240 hertz when the observer O and the source are moving towards each other, okay, with speed v respect to the ground. ठीक है. In case 1 the observer measures the frequency of sound to be 288 hertz. Okay. Doppler's effect का क्वेश्चन है. When the observer and the source move away from each other at the same speed v with respect to each other, okay, in case to the observer measures the frequency to be n hertz, value of n is. Doppler effect का क्वेश्चन है. दोनों towards each other मूव कर रहे हैं, सो अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ केस 1 में f1, सो हम लिखेंगे दैट इज f नॉट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू velocity of sound. Observer is moving towards plus velocity of observer divided by sound is moving towards, so velocity of sound, source is moving towards, source is moving towards, so velocity of sound minus of velocity of source, like this. ऐसे हम लिखेंगे. केस 2 में दोनों एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, so if I write f2 that will be f naught into velocity of sound minus velocity of observer, that is v itself, so we'll write v divided by velocity of sound plus velocity of the source, that is v, plus because it is moving away. अब ये फंडामेंटल चीज़ सर्टेनली आपने किए होंगे, सर्टेनली इस टाइप के क्वेश्चंस, और इसको हम कर सकते हैं. अब उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, दिस इज अवर क्लास 11th टारगेट 6. ओके क्या पूछा है यहाँ पे देखिए. अ सोनिक सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ स्टेशनरी वॉल. ऑब्जर्वर ओ in between the source and wall is moving towards wall with constant velocity 2 meter per second. If speed of sound in air is this, the beat frequency received by observer is. observer को दो frequency मिल रही हैं, one जो उसको direct मिल रही है यहाँ पे, दूसरा जो उसको reflect होके मिल रही है. So direct वाले केस में observer is moving away, source is moving towards. Okay. Second वाले केस में first we'll see कि wall को क्या frequency मिल रही है. So wall become our you can say observer, वो स्टेशनरी पे है, सोर्स मूविंग, सो वी गॉट वॉल को कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, वॉल उतनी ही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, दैट इज अवर वॉल, इन दिस केस स्टेशनरी है, सो वहाँ पे हम फिर से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन अलग है. आप ये बोलोगे कि सेम क्वेश्चन आना चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट आपको एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट मिल सकता है. ठीक है.
कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए। 2 large identical water tanks, 1 and 2, kept on top of building of height h, are filled with water up to height h on each tank. Both the tanks contain identical hole of small radius on the sides close to the bottom. A pipe of same internal radius as that of the hole is connected to tank 2 and the pipe ends at ground level. So दो केसेस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। एक केस ऐसे है, दूसरा केस में यहाँ पे एक पाइप कनेक्टेड है एंड दैट पाइप एंड्स एट द ग्राउंड लेवल, ये केस है। ओके, व्हेन द वाटर फ्लोज फ्रॉम टैंक 1 एंड टैंक 2 थ्रू द होल्स, द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक्स आर T1 एंड T2। ओके, सो यहाँ पे लेट अस टेक हमारी जो हाइट है दिस इज h, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी लिक्विड की, रूट ऑफ 2gh। ओके, सो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड बाहर आ रहा होगा, दैट इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू रूट ऑफ 2gh, इतना वॉल्यूम पर सेकेंड बाहर आ रहा होगा। सो कितनी हाइट पर सेकेंड डिक्रीज कर रही होगी, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द बीकर। सो ये हमारा हो जाएगा dh/dt। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल हाइट जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज दिस हाइट ऑफ द लिक्विड एंड ओके, सो जो हाइट दिया था आर फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h एंड बिल्डिंग का ये जो हाइट है वो h है। सो दिस इज हाइट कैपिटल H, दिस इज आवर स्मॉल h and we will say here velocity will become root of 2g into h plus h। okay, so per second अगर पूछा जाए कितना पानी बाहर आ रहा होगा वॉल्यूम, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू दिस वेलोसिटी, सो इतना वॉल्यूम पर सेकेंड ड्रॉप हो रहा है। सो dh/dt अगर हम लिखेंगे सो दैट इज स्मॉल a बाय कैपिटल A इंटू रूट ऑफ 2g h plus h। इक्वेशन बनी, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम टारगेट क्लास 11th टारगेट 4। फाइंड द टाइम टू एम्प्टी द कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड अप टू हाइट h इनिशियली, एरिया ऑफ होल एट बॉटम इज A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेस ऑफ द बीकर इज कैपिटल A, टाइम टू एम्प्टी वही चीज़ है जो कि केस 1 में हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब सर्टेनली यहाँ पे ये वाली कंडीशन मिसिंग है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कंसेप्ट को समझ लिया तो दूसरी वाली कंडीशन भी आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो द पॉइंट इज कि कंसेप्चुअली जो क्वेश्चंस होंगे वो वही होंगे, कंसेप्चुअली वही होंगे जो आप रेगुलर सक्सेस मैग्नेट में, टारगेट में, टेस्ट सीरीज़ में। ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं। दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, P एक्सेस एंड T एक्सेस टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए ऐसे साइकिल मूव कर रहा है, सो ये प्रोसेस हमारा आइसोबैरिक हो गया, प्रेशर सेम है। सिमिलर दिस इज आल्सो आइसोबैरिक, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज आल्सो आइसोथर्मल। अब बाकी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, आपको प्रोसेस पता है, आपको आइसोबैरिक की चीज़ें पता हैं, उसमें हम कैसे क्यू निकालते हैं, कैसे डेल्टा यू हम लिखते हैं, कैसे हम उसमें वर्क डन लिखते हैं। आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पता है वर्क डन कैसे हम लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी और हीट हम कैसे उसमें लिखते हैं। सो द पॉइंट इज, अगर कुछ चेंज होके आता है क्वेश्चन, मान लो एक्चुअल दिस क्वेश्चन वाज इन आवर टारगेट, ओके, दिस इज क्लास 11 टारगेट, इसमें क्या है, दिस इज PV कर्व, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सेस वी विल से। इसमें दो हमारे प्रोसेस जो हैं वो आइसोकोरिक हैं, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, दिस इज AD एंड BC आइसोकोरिक हैं, और AB और DC जो हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, और वही सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं एनालाइज करने के लिए। तो प्रोसेस के इक्वेशंस आप लिखेंगे और आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। सेम क्वेश्चन नहीं है बट कंसेप्ट्स वही टाइप के हैं, तो आप आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था, इसमें हमारे पास 4 प्लेट्स दी गई हैं, ओके, और फिर डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं कि ये 2 प्लेट्स हमने कनेक्ट कर दी हैं और फिर इन दोनों के बीच में आपको कैपेसिटेंस बताना है। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, डिफरेंट प्लेट्स हैं, अब आपको A और B के बीच में कैपेसिटेंस बताना है, तो आप यहाँ पे अगर ये चीज़ आपने कर रखी है तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं।
सर्टेनली यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स हैं, यहाँ पे एक ही कंडीशन, यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स हैं, वो सारे डिफरेंसेस तो हो सकते हैं। ओके, नाउ यू सी दिस क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट कंडीशंस बन रही हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी की हमारी क्लोज्ड है। अगर सपोज करो कि ये वाली की क्लोज्ड है, सो ये हमारा LR सर्किट बन गया। ओके, सो इसमें फिर कह सकते हो कि पूछा जा सकता है स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, या फिर t को 0 पे चीज़ें क्या होंगी। अगर मान लो कि आपकी इंडक्टर को लाइक स्टेडी स्टेट पे रीच करवा के की 1 को ओपन कर दिया है, की 2 को क्लोज कर दिया है, जो कि क्वेश्चन में किया जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे एक LC ऑसिलेशन हो रही है। ओके, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे LC की डिफरेंट कंडीशंस ऐसी बन रही है, और फिर उनको हम स्टेडी स्टेट पे और t = 0 मीन्स द इनिशियल कंडीशन पे हमें चेक करके आंसर्स दे रहे हैं। अब वही सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्विच है, अगर मान लो कि आपने A पे कनेक्ट कर रखा है, इवेंचुअली विद टाइम इंडक्टर हमारा स्टेडी स्टेट पे रीच कर जाएगा, यानी शिफ्ट टू B, LC ऑसिलेशंस वहाँ पे होंगी। ओके, एंड दिस क्वेश्चन वाज इन आवर टारगेट, ओके, क्लास 12। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल हमारा वेलोसिटी v से आ रहा है। ओके, फिर हमें बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें क्या होगी, और इस रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो सर्टेनली हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किसी भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे कि कितना उसके अंदर फ्लक्स आ रहा है, विल राइट दैट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसका डिफरेंशिएट करके हम लिखेंगे। दो टाइप की हमारी इसमें कंडीशंस बनेगी। वन इज़ x हमारा 0 से L वेरी कर रहा है। ओके, 0 से L वेरी कर रहा है, मतलब ड्रॉप जो हुआ है वो ऐसे कुछ हुआ है। ओके, और फिर बाद में जो दूसरे टाइप की जो एरिया की हमारी जो इक्वेशन बनेगी, उसमें ये ऑलरेडी इस हाइट तक ड्रॉप कर चुका है, नाउ इट इज़ मूविंग फर्दर डाउन। ओके, सो दोनों इक्वेशंस लेके हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन विल सी कि ईएमएफ कैसे वेरी कर रही है। उसी टाइप की चीज़ें यहाँ पे हैं। हमारा सेमी सर्कुलर लूप है, ये रोटेट कर रहा है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखेंगे जब ये इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो किसी टाइम पे कितना एरिया जा रहा है, उसको हम फ्लक्स निकाल के फिर डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली जब ये बाहर आ रहा होगा, अंदर से बाहर, फिर हम देखेंगे इसका कितना एरिया ओके अंदर है, एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, एंड देन विल सी द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड अदर थिंग्स। तो पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्चुअली वही होंगे। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, एक्सरे का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, टारगेट में भी है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम सक्सेस मैग्नेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, यहाँ पे आपको जो बायोंसी फोर्स है उसका वर्क डन, ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके सॉल्व करना है। सेम थिंग यू हैव टू डू हेयर। ओके, सो ये एक एरर का क्वेश्चन है, डायमेंशंस आपको दी हुई हैं और आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम निकालना है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, डायमेंशंस आपको दे रखी हैं, आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकालना है। सो द पॉइंट इज कंसेप्चुअली चीज़ें वही रहेंगी। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज नाइसली, अब उनको सॉल्व करते हैं, सो यू विल बी ईजिली बी एबल टू टैकल दैट। ओके, इस चीज़ की डिटेल PDF कि क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन कहाँ से आया है 2024 की, वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे रहे हैं। सो वहाँ से डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं। सो वी एंड दिस डिस्कशन हियर। थैंक यू ऑल।